सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस रिवीजन में जहां हम रिवाइज करेंगे सर आपका फेवरेट ऐसे 240। ऐसे 240 सर ये किसकी बात करता है। मैंने कहा फ फॉर फोर, फ से फ्रॉड, फ से फोर, फ से फ्रॉड, यानी एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को लेके इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले बताओ फ्रॉड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। अच्छा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड करने की या प्रिवेंट करने की? सर प्रिवेंट करने की, यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किसकी है? सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की। ठीक है सर। अब सवाल आता है सर क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स है जिससे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स किया जा सकता है एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किया जा सकता है। तीनों टेक्निक्स को अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही आईसीआई ने अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था आपके नवंबर 20 एग्जाम्स में। सबसे पहले सर आता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है। ये कहता है आपने मैनिपुलेट कर दिया, आपने चेंजेस कर दिए, आपने गलत कर दिया सर किसको? एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, यानी जो एंटिटी के जर्नल होती है, लेजर होती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, आपने उसी में चेंजेस कर दिए। या जो इनवॉइसेस होते हैं जिसको आप प्यार से बोलते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपने वहीं पे चेंजेस कर दिए। तो मैं कहता हूं जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कम ऑन, जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने वहीं पे जाके क्या कर दी? मैनिपुलेशन कर दी, ऑल्टरेशन कर दी, फॉल्सिफिकेशन कर दी, बेसिकली वहां पे जाके आपने ये चेंजेस कर दिए। ठीक है सर। अगली चीज क्या है सर? अगली चीज है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हम दिखाते हैं, ठीक है सर, आप उनको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, सपोज एंटिटी के ऊपर एक केस हुआ है और जो वो केस है एंटिटी हारने वाली है, वो केस एंटिटी हारने वाली है, बट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो दिखाती है कि हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे, और इस वजह से उसने प्रोविजन नहीं बनाया। तो क्या ये यूजर्स को मिस रिप्रेजेंट कर रही है कि हम केस जीतने वाले हैं? आंसर इज यस। तो जब भी एंटिटी मिस रिप्रेजेंट करेगी या फिर वो इस तरह की चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उड़ा देगी सर, किसको? कोई भी इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये भी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, यानी ये लोगों को डिसीव करना चाहते हैं। अगली चीज क्या है सर? अगली चीज है मिस एप्लीकेशन। सर मिस एप्लीकेशन किसकी? यू कैन से रिगार्डिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ एसीपीडी। एसीपीडी, ये एसीपीडी वही है जो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। इन चीजों को लेके इन्होंने क्या किया सर? इन चीजों की जब अकाउंटिंग करनी थी अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक से नहीं लगाई, उनमें भी मिस एप्लीकेशन करी। तो ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। मैनिपुलेशन सर किसको लेके? जिन चीजों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सर क्या है? मिस एप्लीकेशन। मिस एप्लीकेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन। सर मिस एप्लीकेशन किसका? अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू एसीपीडी, मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। अब ये तीनों पॉइंट कैसे ध्यान रहेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। आप बताओ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है? सर दोनों लोग करते हैं, मैन भी करता है, मिस भी करती है। मैन भी करता है, मिस भी करती है। सर मैन जनरली क्या करते हैं? सर मैन बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, मैन बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं। अच्छा, मैनिपुलेटिव बाद में होते हैं या बिगिनिंग से होते हैं? सर बिगिनिंग से होते हैं। तो आप बोलोगे बिगिनिंग से ही, यानी जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बिगिनिंग होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वहीं पे आपने क्या कर दी? मैनिपुलेशन कर दी। और जो मिस होती है सर, वो मिस क्या करती है जनरली? सर मिस करती है मिस एप्लीकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। दिल पे मत ले लेना, बस याद करने का छोटा सा तरीका है। मिस एप्लीकेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ध्यान रखना, मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू एसीपीडी, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। मिस रिप्रेजेंटेशन किसको लेके? सर मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैन मिस मिस करके आपने ध्यान रखने पॉइंट्स। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनाने हैं तो ये गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना पाएगा? मैनेजमेंट बना पाएगा। एंड इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं, जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं, वो उसी की बैंड बजा देगा। सारे के सारे बच्चे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के जो 6 पॉइंट हैं फटाफट एक बार मेरे से समझ लो। सबसे पहले क्या कहता है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, यानी जेन्युइनली ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, आपने यहां पे फेक जर्नल एंट्री डाली है। सर ये फिक्टिशियस जर्नल एंट्री कब डाली जाती है? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में आपको पता है कि हमारी सेल्स कितनी है, प्रॉफिट्स कितनी है, तो सेल्स और प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे करने के लिए आप गलत गलत एंट्रीज डालते हो। ठीक है सर। तो ये कहता है फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज
close to the end of accounting period so that you are able to manipulate the operating results of the entity. ठीक है सर। दूसरी चीज ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनते हैं तो उसके लिए क्या लगती है, अजम्पशन। तो आप कहीं ना कहीं एज अ मैनेजमेंट अजम्पशंस के साथ खेल सकते हो, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है सर। तीसरी चीज ये कहता है जो इवेंट्स और ट्रांजेक्शन है एंटिटी में, वो आप टाइम से दिखाते ही नहीं हो, वो आप टाइम से दिखाते ही नहीं हो, या तो दिखाते ही नहीं हो, या आप पहले दिखा देते हो, या आप बाद में दिखा देते हो। तो ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग, नॉट शोइंग एट द राइट टाइम व्हाट एवर इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग इन द एंटिटी। फोर्थ पॉइंट कहता है जो भी फैक्ट्स हैं विच कैन अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट। एग्जाम्पल, एंटिटी के खिलाफ कोई केस हुआ है, तो अगर कोई केस हुआ है और उसके बारे में एंटिटी लोगों को नहीं बता रही, तो फिर वो क्या कर रही है सर, वो कहीं ना कहीं बातों को छुपा रही है ताकि प्रोविजन ना बनाना पड़े, ताकि कंटिंजेंट लायबिलिटी ना बनानी पड़े, तो इट इज हाइडिंग द फैक्ट्स। इसके अलावा सर ये क्या करते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करके क्या होता है सर, समझ ही नहीं आता ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। सपोज 3 एंटिटीज है, ए, बी और सी। ए बी को कंट्रोल करती है, बी सी को कंट्रोल करती है, सी ए को कंट्रोल करती है। अब ऐसी ट्रांजैक्शंस क्यों कर रहे हैं सर, ताकि ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके चीजों को मिस रिप्रेजेंट कर सके। सो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस आर डन टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी योर बैलेंस शीट और द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, दैट इज योर पीएनएल। एंड लास्ट पॉइंट कहता है ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो अगर किसी एंटिटी में कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, अगर उसके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने चेंज कर दिया, तो उसको भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में बोला जाता है। अब सर ये सारी बातें समझ आती है, इनको ध्यान में कैसे रखना है, मैंने कहा बड़ा सिंपल है। आप ऐसे बोलो ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, यहां पे आप ये टेक्निक लिख सकते हो, ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट। सर ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब है फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, जो आप डालते हो साल के एंड में। ठीक है सर। ए का मतलब क्या है, एडजस्टिंग द अजम्पशंस फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट, ए एडजस्टिंग द अजम्पशंस फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, यानी अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाने के लिए जो अजम्पशंस लगती है, जैसे डिस्काउंट रेट वगैरह लेते हो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो अगर आप डिस्काउंट रेट को ऊपर नीचे करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये कहता है जब भी आप इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट करोगे अजम्पशंस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो ये भी फ्रॉड है। इसके बाद सर सी का क्या मतलब था, मैंने कहा सी से दो बातें ध्यान रखना, एक तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ताकि आप चीजों को मिसरिप्रेजेंट कर सको। अगली बात है कंसीलिंग द फैक्ट्स which can affect the financial statement। एंड सर टी का क्या मतलब था, मैंने कहा टी का मतलब है ट्रांजैक्शन जिनको या तो आप दिखाते ही नहीं हो, या आप पहले दिखाते हो, या आप बाद में दिखाते हो, टाइम पे नहीं दिखाते हो। तो ये बस 6 बातें आपने बस ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये 5 पॉइंट्स को रिकॉल कर लो। अब सर एक सवाल आता है, हम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सबसे पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ सर, इसको कहते हैं एसेट्स की चोरी, इसको कहते हैं एसेट्स की चोरी। तो बताओ चोरी कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, या तो आप रिसीट से खेल लो, या आप परचेजेस से खेल लो, या तो आप रिसीट से खेल लो या परचेजेस से खेल लो। यानी जब भी आपके पास डेटर से पैसा आ रहा है, आप उसको चोरी कर सकते हो। यानी यू कैन इम्बेजल द रिसीट्स, ध्यान से समझना, इम्बेजल द रिसीट्स यानी मिस एप्रोप्रिएटिंग द कलेक्शन फ्रॉम द डेटर। या सर पेमेंट्स के साथ खेल सकते हो। पेमेंट्स के साथ मतलब मैंने एंटिटी से फिक्टिशियस पेमेंट्स कराई, मैंने एंटिटी से फिक्टिशियस पेमेंट्स कराई, एंटिटी ने एक बंदे को पेमेंट दी, मैंने उस बंदे से ले ली, एंटिटी ने एक बंदे को पेमेंट दी, मैंने उस बंदे से पेमेंट ले ली। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मेकिंग द एंटिटी पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट रिसीव्ड। इन्हीं को तो फिक्टिशियस पेमेंट कहते हैं। सो पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर्स, पेमेंट टू फिक्टिशियस एम्प्लॉयज, बड़ा ही आसान काम है। तो एक पेमेंट्स वाला हो गया, एक रिसीट्स वाला हो गया, बाकी दो हैं गुड्स वाले। सर गुड्स वाले क्या है, या तो आप गुड्स की चोरी कर लो, सर इसको क्या कहते हैं, स्टीलिंग द फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या आप चोरी तो नहीं कर रहे, आप उसका पर्सनल यूज कर रहे हो, आप उसका पर्सनल यूज कर रहे हो। तो एक बात बताओ, एज अ सीए आर्टिकल क्या आपने अपनी फर्म के प्रिंटर से स्टडी मटेरियल निकाला है, हाँ सर निकाला है, वो भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट था, वो भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट था, यानी यूजिंग द एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। तो अगर आप एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तो सर इसको भी चोरी माना जाता है। तो ये आपने बस 4 बातें ध्यान रखनी, जल्दी से एक बार मुझे फटाफट रिकॉल करा दो। सर 2 तरीके क्या थे, एक तो पेमेंट्स और एक रिसीट वाला। मेकिंग द एंटिटी पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड,
मित्रों, ठीक है। सो आई होप द 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सर हमारे पास एक बात ध्यान रखना, यहीं पे एक और टॉपिक आता है सर, उसका नाम क्या है? रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? आप इनको ऐसा समझ सकते हो, दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है। अब सर फ्रॉड दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड दूसरा फ्रॉड क्या होता है सर? दूसरा होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स की चोरी। तो या तो एसेट्स की चोरी करके फ्रॉड होगा, या एसेट्स की चोरी नहीं हो रही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक रीजन से फ्रॉड हो सकता है। तो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, यू कैन कंसिडर इट एज अ पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन, जहां मैं आपको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कवर करा दूंगा। इन द पार्ट 2 ऑफ द रिवीजन व्हाट वी विल डू, वी विल बी जस्ट लेफ्ट विद दिस पार्ट, यानी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्यों होता है? आप मुझे बताओ, इंसान चोरी क्यों करता है? अपने मन से करता है या मजबूरी से? सर मजबूरी से। आईसीआई भी ये कहता है कि सबसे पहले इंसान चोरी करता है बिकॉज देयर इज अ प्रेशर। अब प्रेशर दो चीजों की वजह से हो सकता है सर, किसी के ऊपर भी। सर पहला क्या है? किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने मार्केट से लोन ले रखा है और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा, तो लोन को क्या कहते हैं? पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बोलो मेरे साथ, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो अगर कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है मैनेजमेंट के ऊपर या किसी इंप्लॉय के ऊपर जिसके पास एक्सेस है कैश या बाकी एसेट्स का जिसको वो चोरी कर सकता है, तो ये पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की वजह से चोरी करेगा। ठीक है सर। दूसरा रीजन क्या हो सकता है चोरी करने का? वो है एंटिटी के साथ खराब रिश्ता, एंटिटी के साथ एडवर्स रिलेशनशिप। तो अगर इंप्लॉय और एंटिटी की नहीं बन रही तो फिर इंप्लॉय चोरी करने में हिचकिचाएगा नहीं और वो प्रेशर में आके चोरी कर लेगा। सर अब एक बात बताओ, इंप्लॉय के ऊपर प्रेशर बन क्यों रहा है? इंप्लॉय के ऊपर प्रेशर बन क्यों रहा है चोरी करने का? तो मैं एक बात बताता हूं, इंप्लॉय चाहता क्या है सर? इंप्लॉय चाहता है महीने के महीने सैलरी आ जाए, उसकी कंपेंसेशन आ जाए। जो एंटिटी है वो उसकी कंपेंसेशन कम कर रही है, देयर इज अ एंटिसिपेटेड चेंज टू द कंपेंसेशन। ठीक है सर। कंपेंसेशन के बाद अगली इंप्लॉय क्या चाहता है सर? अगला इंप्लॉय चाहता है उसका प्रमोशन हो जाए। ये कहता है जो प्रमोशन है ना वो भी उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा, तो ना तो कंपेंसेशन मिल रही है ना प्रमोशन हो रहा है। एंड तीसरी बात है, कंपेंसेशन प्रमोशन गए भाड़ में, उसको निकालने वाले हैं सर, निकालने वाले हैं, यानी देयर इज अ एंटिसिपेटेड ले ऑफ। कहीं ना कहीं इंप्लॉय निकल जाएगा कंपनी से। तो अगर इंप्लॉय को लग रहा है जाते जाते थोड़ा सा सामान चुरा लेता हूं, जाते जाते थोड़ा सा सामान चुरा लेता हूं, तो ये ले ऑफ वाला पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो तीन रीजन जिसकी वजह से इंप्लॉय और एंटिटी के रिश्ते खराब हो जाते हैं सर, वो क्या क्या है? एक तो कंपेंसेशन, दूसरा प्रमोशन और ले ऑफ। यानी बेसिक से लेके हाई पे जाना, अपने बेसिक चीज क्या चाहिए? कंपेंसेशन, वो उसको ठीक से नहीं दे रहे, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। प्रमोशन उसको लग रहा है नहीं होगी, यानी प्रमोशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद हिज एक्सपेक्टेशन। एंड लास्ट पॉइंट है, उसको निकालने वाले हैं। तो ये दो रीजन की वजह से प्रेशर आता है। तीसरा ये कहता है प्रेशर तो ठीक है, कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चोरी करने की, कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चोरी करने की। सर अब कौन से एसेट्स हैं जिनको चुराना आसान होता है? ये कहता है दो तरीके के एसेट्स हैं जिनको आप आसानी से चुरा सकते हो। सबसे पहले तो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो भी ऐसी कि एकदम छोटी सी है तो जेब में डाल लो, प्लस उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा और आसानी से मार्केट में बिक जाएगी। छोटी सी है तो जेब में डाल लो और वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मार्केट में आसानी से बिक जाएगी। यानी दीज आर स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई इन डिमांड। बोलो मेरे साथ, स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई इन डिमांड। ऐसे करोगे ना तुमको मजा आएगा। स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई इन डिमांड। ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट्स के साथ क्या है? मैंने कहा फिक्स्ड एसेट है, आप मान लो फोन, यानी फोन ऐसा होता है कि फोन की क्या साइज छोटा होता है, हाँ इसको भी जेब में डाल लो। प्लस क्या अगर मैं चोर बाजार जाऊंगा तो फोन आसानी से बिक जाएगा? आंसर इज यस। तो ये कहता है स्मॉल इन साइज भी है, मार्केटेबल भी है, प्लस अगर आज मेरा फोन कोई ले जाए और इसको फॉर्मेट करके मार्केट में बेच दे तो क्या पता चलेगा ये शुभम केसवानी का फोन है? आंसर इज नो सर, नहीं पता चलेगा। तो क्या मैं बोल दूं इट ऑल्सो लैक ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। आप फोन को देख के ये नहीं बता सकते किसके नाम में है। हाँ सर हम नहीं बता सकते। तो दो पॉइंट याद रखना, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट। इन्वेंट्री कैसी है? स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई इन डिमांड। फिक्स्ड एसेट भी स्मॉल इन साइज है और इजीली मार्केट में बिक जाता है और देख के कोई नहीं बता सकता इसका ओनर कौन है। अब सारे बच्चे मुझे बताओ चोरी हो क्यों पा रही है? Why are you able to do the चोरी? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स खराब है, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। तो दो छोटी छोटी बात ध्यान रखना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है ना तो एक बंदा चोरी कर लेता है तो दूसरा पकड़ लेता है। बट अगर एक ही बंदा सारा काम कर रहा होगा तो वो खुद ही चोरी करेगा तो खुद को थोड़ी पकड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल नहीं है प्लस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। अब सर आईसीआई ने इसमें एक छोटा सा टॉपिक डाला है जो मैंने आपके ऐसे एडॉन्स में डाला है। ठीक है, ये आपके चैप्टर 20 में है। तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है पानी के 2 घूंट लगाओ। कम टू ऐसे एडॉन्स चैप्टर 20। आ गए सर।
ऐसे 240 जो ऐसे चैप्टर 20 में मैंने आपको दे रखा है, उसके लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर द एसिड्स कैन इंक्रीज द चांसेस कि एसिड्स की चोरी हो जाएगी। तो यहां पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि क्यों एसिड की चोरी आसानी से हो जाती है। तो पहला एग्जांपल तो वही है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर नहीं है, यानी एक बंदा चोरी करेगा तो दूसरा पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि एक ही बंदा सारा काम कर रहा है। ठीक है सर। दूसरा ये कह रहे जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, ये अपने खर्चे डालती है, ये अपने खर्चे डालती है, बट इसके खर्चों को कोई चेक ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकलशिप में रहते हो तो आप कई बार अपनी रिइंबर्समेंट लेते हो। हाँ सर। जैसे मैं अगर क्लाइंट प्लेस जाता था तो जो भी उबर और ओला के बिल होते थे मैं उसकी रिइंबर्समेंट लेता था। तो जो भी मैं रिइंबर्समेंट के लिए बिल डालता था मेरा मैनेजर चेक करता था। बट मैनेजर जो बिल डाल रहा है उसके बिल कौन चेक कर रहा है? जो मैनेजर बिल डाल रहा है उसके बिल कौन चेक कर रहा है? यानी क्या मैं बोल दूं मैनेजर के बिल को देखने वाला कोई नहीं है। There is inadequate oversight over the senior management expenditure. Yes sir. Travel and other reimbursement. प्लस ये कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अनऑथोराइज्ड होती हैं। इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई अनऑथोराइज्ड परचेजेस हो रही हैं, अगर कोई अनऑथोराइज्ड परचेजेस हो रही हैं या अनऑथोराइज्ड सेल्स हो रही हैं तो सर क्या होगा? मैं तो परचेजेस अपने जान पहचान वालों से करूंगा और फिर उनके साथ मैं डील कर लूंगा कि 50-50 प्रॉफिट बांट लेंगे, 50-50 प्रॉफिट बांट लेंगे। ऐसे ही मैं सेल्स किसको करूंगा? अपने जान पहचान वालों को करूंगा, सस्ते दाम पे करूंगा। तो जितना मैं उनको फायदा पहुंचाऊंगा उसमें भी 50-50 बांट लूंगा। तो अगर कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रही है, एग्जांपल परचेजिंग, वहां पे भी सर चोरी आसानी से हो सकती है। इसी तरह जो आपकी कैश है वो कहां होनी चाहिए? गोदरेज के लॉकर में होनी चाहिए। बट ये जो गोदरेज का लॉकर है इसका पासवर्ड पूरी एंटिटी को पता है। तो अगर आपके फिजिकल सेफगार्ड्स में कमी है तो भी चोरी आराम से हो जाएगी। अगर फिजिकल सेफगार्ड्स में कमी है तो भी चोरी हो जाएगी। एंड सर अगला पॉइंट समझना, कहता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या मतलब है? सपोज आपका कस्टमर कोई सेल्स रिटर्न करता है, आपका कस्टमर सेल्स रिटर्न करता है तो जो भी इन्वेंट्री आएगी वो इन्वेंट्री में ऐड हो जानी चाहिए, जो भी सेल्स वापस आ रही है वो इन्वेंट्री में ऐड हो जानी चाहिए। बट अगर आपने इन्वेंट्री में ऐड नहीं करी, आपने उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को नहीं रखा तो कोई भी आसानी से चोरी कर लेगा और पकड़ा नहीं जाएगा। अगर आपने उस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया तो कोई भी आसानी से चोरी कर लेगा, पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये बेसिक एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब सर ये वाला जो ऐसे 240 है ये इंटर लेवल पे होता था तो आईसीआई इस तरह के एग्जांपल्स पूछ लेता था। मुझे लगता है सीए फाइनल लेवल पे जब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल इफ यू वांट टू प्ले अ लिटिल सेफ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार कर लो। ज्यादा चीजें ऐसे 240 में याद करने को नहीं है, एक दो चीजें हैं तो उसमें से एक ये चीज कर लो। सर इसको कैसे ध्यान रखें तो मैं एक बात बताता हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का डी उठा लो, ठीक है सर। ओवरसाइट का ओ उठा लो, फिजिकल सेफगार्ड का पी उठा लो, तो क्या बन गया? डीओपी। अब सर इसके साथ हम क्या उठाएं? मैंने कहा ऑथराइजेशन का ए उठा लो, ठीक है सर, ए भी उठा लिया। रिकॉर्ड कीपिंग का है, ये रहा, रिकॉर्ड कीपिंग का आर ई उठा लो। ये क्या बन गया सर? इसको बोलते हैं दोपहर। दोपहर यानी आफ्टरनून का टाइम। तो ये कह रहा है जो चोरी हुई वो कब हुई? सर चोरी आफ्टरनून में हुई। चोरी आफ्टरनून में हुई क्योंकि हमारा सोडी नहीं था। तो जितने बच्चे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं उनको पता होगा सोडी करके एक बंदा रहता है, एकदम तगड़ा बंदा रहता है। अगर कोई चोर आता है तो सबसे पहले सर यही बंदा पकड़ता है। तो चोरी क्यों हो पा रही है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्यों हो पा रहा है? बिकॉज दोपहर को सोडी नहीं था। दोपहर को सोडी नहीं था तो बहुत सिंपली आप याद कर लोगे, आपने समझ तो लिया ही है। अब बस रिकॉल करने के लिए फटाफट बोल दो दोपहर को सोडी नहीं था, यानी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ओ फॉर ओवरसाइट ओवर द सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सीनियर मैनेजमेंट के खर्चों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई नजर ही नहीं रख रहा, ठीक है सर। ए का क्या मतलब था? लैक ऑफ ऑथराइजेशन, यानी आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अनऑथराइज्ड परचेजेस, वेरी सिंपल। आरई का क्या मतलब है? रिकॉर्ड कीपिंग, आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे। एंड लास्ट में सर सोडी नहीं था, यानी इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो अगर कल को आईसीआई ने 5 नंबर में सीधा सीधा यही सवाल पूछ लिया, एग्जांपल बताओ कि क्यों चोरी आसानी से हो जाती है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द लैक ऑफ कंट्रोल, यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर समझ गए। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट अपने नोट्स पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, सर ये क्या है? एटीट्यूड वाला पॉइंट है। एटीट्यूड का क्या मतलब है? जिन लोगों में जनरली ज्यादा एटीट्यूड रहते हैं वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी को भी रिगार्ड नहीं करते। तो 3-4 पॉइंट आएंगे। एक तो डिसरिगार्ड वाले 2 पॉइंट, बाकी 2 पॉइंट्स है बिहेवियर को लेके। अब सर डिसरिगार्ड किसको लेके? इन्हीं चीजों को लेके, इंटरनल कंट्रोल्स को लेके। आप एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की इज्जत नहीं करते, प्लस अगर कोई मॉनिटर कर रहा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स
तो आप उसकी भी इज्जत नहीं करते। सो यू आर डिसरिगार्डिंग द मॉनिटरिंग, यू आर डिसरिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी। सर उसके बाद बिहेवियर वाले पॉइंट कहते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसका बिहेवियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एंटिटी, देयर इज अ डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी। जिस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है तो इस तरह से इसका एटीट्यूड हो गया कि अभी एंटिटी की इज्जत नहीं करता तो चोरी वगैरह कर लेता है। एंड लास्ट पॉइंट कहता है पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है। देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर which is indicating that the assets may have been misappropriated। तो यही आपने तीन हेडिंग्स यहां रखनी है। एक तो प्रेशर, प्रेशर क्यों होता है सर? क्योंकि आपने लोन ले रखा है, यानी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। दूसरा प्रेशर क्यों है? क्योंकि एंटिटी के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, ना तो एंटिटी पैसे दे रही है ना प्रमोशन दे रही है और निकालने वाली है, यानी देयर इज द चेंजेस इन द कंपेंसेशन, प्रमोशन इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? ले ऑफ। सर ये तो बहुत ही जनरल बात है, मजा आ गया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कौन से दो एसेट्स में? इन्वेंट्री में और फिक्स्ड एसेट, जो कि छोटे हैं साइज में, मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं एंड इनकी वैल्यू भी अच्छी खासी है। अब ये सब चोरी क्यों हो पा रही है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स खराब है। एग्जांपल दो, इंटरनल कंट्रोल खराब है। दोपहर को सोडी नहीं था। दोपहर का क्या मतलब था? डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ओ फॉर ओवरसाइट ओवर द सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। जितना तुम फील लेके पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा। पी का क्या मतलब था? लैक ऑफ फिजिकल सेफगार्ड, यानी गोदरेज का लॉकर नहीं है या लॉकर का पासवर्ड सबको पता है, ठीक है सर। ए का मतलब है ऑथराइजेशन, लैक ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। आर ई का मतलब है रिकॉर्ड कीपिंग, आप ढंग से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करोगे तो चोरी करना आसान हो जाएगा। लास्ट में सोडी नहीं था, यानी इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। एटीट्यूड में बस चार बातें ध्यान रखना। डिसरिगार्ड किसके लिए? ऊपर वाले पॉइंट के लिए, इंटरनल कंट्रोल और मॉनिटरिंग। एंड बिहेवियर और चेंजेस इन बिहेवियर। अब सर हम क्या करें? अब हम क्या करें? हमको ये तो समझ आ गया मैनेजमेंट कैसे काम खराब कर सकती है। एज अ ऑडिटर हम क्या करें? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो एसए 200 में सिखाई थी। हमको चाहिए अरे 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 अरे, यानी यू जस्ट नीड अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। प्लस जब हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा था तो उसमें हमने फोर्थ इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ी थी, अदर फैक्टर्स। चार अदर फैक्टर्स होते हैं, चार अदर मैटर्स होते हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट ज्यादा होता है। सर कौन से मैटर्स थे? फ्रॉड, उसमें भी सीनियर मैनेजमेंट वाला फ्रॉड और कॉल्यूजन वाला फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ होता है? रिलेटेड पार्टी। तो जब भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन होती है वहां पे आइला ज्यादा होता है। उसके बाद सर नो क्लार था कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड लास्ट में गोइंग कंसर्न वाली बात थी। तो ये कहता है इन चार एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट ज्यादा है, यानी यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस ज्यादा है। तो ये कहता है ओइंग टू द आइला SA 200 some material misstatement may not be detected even though ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसएस। तो मुझे बताओ मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस किस में ज्यादा है? फ्रॉड में ज्यादा है या एरर में? सर फ्रॉड में। तो ये कहता है रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड इज मोर देन एरर। क्यों? क्योंकि फ्रॉड इज अ सोची समझी साजिश। फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम जिससे उसको कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब मेरा आप सबसे सवाल, फ्रॉड में भी कौन सा फ्रॉड खतरनाक है? मैनेजमेंट फ्रॉड या एम्प्लॉय फ्रॉड? सर मैनेजमेंट फ्रॉड। फ्रॉड में भी द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज मोर देन एम्प्लॉय फ्रॉड। सर ऐसा क्यों? एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो मैनेजमेंट पकड़ लेगा, बट अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा तो कौन पकड़ेगा? यानी मैनेजमेंट कैन ओवरराइड द कंट्रोल। जो आपका मैनेजमेंट है वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। तो आप एकदम फ्लो में चलना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो 200 में सिखाई थी? रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हो सकता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाए, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर में कौन भयंकर? फ्रॉड। फ्रॉड में भी कौन सा फ्रॉड भयंकर? मैनेजमेंट फ्रॉड। तो सर अब हमारी ड्यूटी क्या है? अब हमारी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है, एक ही तरीका है आप फ्रॉड को पकड़ने का। सर वो क्या है? अलर्ट रहना। यू नीड टू स्टे अलर्ट, यू नीड टू हैव अ एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमेशा ये पॉसिबिलिटी मान के चलो कहीं भी फ्रॉड मिल सकता है। हमेशा ये पॉसिबिलिटी मान के चलो कहीं भी फ्रॉड मिल सकता है। रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कैन एग्जिस्ट नॉट विथ स्टैंडिंग। फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है, कितनी इंटीग्रिटी है, फर्क नहीं पड़ता। प्लस सर क्या हमें हर चीज पे शक करना है? आंसर इज नो। अनलेस डाउटफुल सिचुएशंस आर प्रेजेंट आप रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन मान सकते हो, ठीक है सर। बट अगर आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है तो फिर आप चेक करो कि ये डॉक्यूमेंट कैसा है, उसको इन्वेस्टिगेट करो। प्लस अगर आपको लगता है मैनेजमेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं इनमें कुछ इनकंसिस्टेंसी वगैरह आ रही है तो भी फिर आपको इन्वेस्टिगेट करके चलना है। मैं सिंपल बात बोलता हूं, जहां भी आपको थोड़ी फ्रॉड की खुशबू आए वहां आप चीजों को इन्वेस्टिगेट करके चलेंगे। अब सर एक बात बताओ, सपोज आपको कहीं फ्रॉड मिल गया, आपको कहीं फ्रॉड मिल गया तो क्या आप मैनेजमेंट पे विश्वास कर पाओगे? द आंसर इज नो। सर हम मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या जो बातें मैनेजमेंट लिख के दे रही है
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है उस पर विश्वास कर पाओगे? नहीं सर। तो ये कहता है जब भी आपको इंडिकेशन मिलती है फ्रॉड की तो आपने इसका इंपैक्ट देखना ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास नहीं कर पाओगे। अब मेरा आप सबसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल, जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया था तो आपने क्या देखा था? सर हमने सेकी देखी थी। सेकी का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द प्रीवियस एंड करंट ऑडिट एंगेजमेंट। ई का मतलब था एथिकल रिक्वायरमेंट, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हमारी फर्म उससे कंप्लाई कर पा रही है कि नहीं। सी का मतलब था सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज, क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, टाइम और रिसोर्सेज है कि हम ऑडिट को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड आई का मतलब क्या था? इंटीग्रिटी, क्या मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, अगर हाँ तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एक बात बताओ, एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता चलता है मैनेजमेंट फ्रॉड है, जो आपकी इनिशियल असेसमेंट थी इंटीग्रिटी को लेके वो गलत हो गई, तो क्या अब आप इस क्लाइंट के साथ रुकोगे या आप चले जाओगे? सर हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। बट एक बात बताओ, जब हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ा था विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, तो पहले हम क्या करते थे सर? हम पहले वार्निंग देते थे, वार्निंग देने के बाद हम विड्रॉल डिसाइड करते थे। बट एक बात बताओ, क्या फ्रॉड एक ऐसी चीज है जिसके लिए वार्निंग देनी चाहिए? नहीं सर। तो ये कहता है वार्निंग गई भाड़ में, वार्निंग गई भाड़ में, इसके बारे में तो हम अथॉरिटीज को बताएंगे। तो आपने एक सेक्शन पढ़ा है 143 सबसेक्शन 12, जब भी फ्रॉड होता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। हाँ, तो वही बात यहां पे क्या रखी है, कंसीडर योर प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द पर्संस हु मेड योर अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर जब आप विड्रॉ करके जाओगे तो विड्रॉल वाले पॉइंट्स एकदम सेम है, आपने मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बताना है विड्रॉल एंड रीजंस ऑफ विड्रॉल। जिन लोगों ने आपका अपॉइंटमेंट किया और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इनको क्या बताना है सर? इनको भी आप विड्रॉल और रीजंस ऑफ विड्रॉल बताओगे। ये बेसिक सी बात आपने समझ के चलनी है। इजी इजी सर, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है क्वेश्चन बैंक में। अब सर एक बात बताओ, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। तो क्या मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह कर सकता हूं कि उन्होंने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट की? हाँ, उनका प्रोसेस क्या था ये सब पूछ लेना, प्लस उन्होंने क्या कम्युनिकेशंस करी टीसीडब्ल्यूजी और एम्प्लॉइज को लेके कि इनको फ्रॉड नहीं करना चाहिए, क्या है, ये सारी बातें आप समझ के चलोगे। जरूरत पड़ती है तो आप इंटरनल ऑडिटर से भी इंक्वायरी कर सकते हो। क्या सर ये अलाउड है इंक्वायरी करना? आंसर इज यस। ये वाली बात बस एक बार रीड करके चल लेना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, इसको लेके आपके पास क्वेश्चन भी आता है क्वेश्चन बैंक में, एंड बहुत ही प्यारा पॉइंट है सर। क्या? एक ऐसा एरिया पीएनएल का, एक ऐसा एरिया पीएनएल का जहां पे हमेशा फ्रॉड मान लिया जाता है कि यार यहां तो फ्रॉड होगा ही होगा, जहां हम प्रिज्यूम करके चलते हैं फ्रॉड है सर, वो कौन सा एरिया है? वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो सर ये क्या कहता है? ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। ठीक है सर, हम हमेशा इस प्रिजम्पशन के साथ ऑडिट करेंगे दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर देखेंगे कौन से टाइप्स ऑफ रेवेन्यू है जहां पे ये रिस्क होती है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर रखा है तो सारे बच्चे मुझे बताओ कहां पे फ्रॉड रिस्क होती है? सर इफ देयर इज अ सिंगल सिंपल टाइप ऑफ रेवेन्यू, ओ इफ देयर इज अ सिंगल सिंपल टाइप ऑफ रेवेन्यू, तो क्या इसमें फ्रॉड रिस्क होती है? आंसर इज नो। हम इसमें फ्रॉड रिस्क नहीं मानते, हम इस प्रिजम्पशन को रिबट कर देते हैं। बट अगर एंटिटी का या तो कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, अगर एंटिटी का या तो कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, या फिर इसके इंटरनल कंट्रोल्स डेफिशिएंट है, या फिर इसके इंटरनल कंट्रोल्स डेफिशिएंट है, तो सर हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि फ्रॉड रिस्क है, हम मान के चलते हैं फ्रॉड रिस्क है, एंड हम इसको एक सिग्निफिकेंट रिस्क मानते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है जो नवंबर 22 में आया था, which was regarding to your company which is engaged in the owning and managing of hotels। मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो यूज होता है वो यही होता है कि क्योंकि जो एंटिटी थी इस क्वेश्चन में उसका कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर था, इंटरनल कंट्रोल्स खराब थे, तो देयर वाज अ फ्रॉड रिस्क, बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। प्लस फ्रॉड की जो अमाउंट थी वो 35 करोड़ है, फ्रॉड की जो अमाउंट है वो 35 करोड़ है, बिकॉज इट इज 1 करोड़ एंड अबव। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बात बता के चलनी पड़ती है। अब सर एक बात और बताओ, what are the audit procedures? What are the audit procedure responsive to the risk related to management override of control? मैनेजमेंट की बस की है कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दे, यानी कंट्रोल्स की बैंड बजा दे और फ्रॉड कर दे। तो तुम एज अ ऑडिटर क्या करोगे? सर हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना।
तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें हम एकदम नेक्स्ट लेवल दिमाग लगाएंगे। बताओ कहां कहां लगाओगे? सबसे पहले तो सर हम फोकस करेंगे जेई टेस्टिंग पे। आपने जब भी ऑडिट किया अपनी आर्टिकलशिप में, तो पक्का आपने प्रोसीजर किया होगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं जेई टेस्टिंग। सर जेई टेस्टिंग में हम क्या करते थे? वी चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। सो यू विल टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री। वो भी कौन सी? सर वो वाली एंट्रीज विच आर जनरली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, विच आर थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। यानी पूरे साल की जर्नल एंट्रीज आप देखो, थ्रू आउट द पीरियड, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और जो जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं उससे इंक्वायरी भी करो। यानी आप जेई टेस्टिंग करो। दूसरी चीज सर अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करेंगे। दूसरी चीज हम अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करेंगे, रिव्यू द अकाउंटिंग एस्टीमेट कि क्या मैनेजमेंट बायस तो नहीं है, क्या मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहती है, प्रॉफिट कम दिखाना चाहती है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की भी चेकिंग करेंगे। अकाउंटिंग एस्टीमेट में मैनेजमेंट की जजमेंट लगती है तो जजमेंट वगैरह देखो। प्लस ये देखो आज तक जब भी मैनेजमेंट ने एस्टीमेट्स बनाए हैं तो वो एस्टीमेट्स क्या एक्चुअल जैसे ही होते हैं या एक्चुअल से ज्यादा या कम होते हैं, जो भी है वो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू आप करोगे। यही सेम चीज हम ऐसे 540 में भी पढ़ते हैं। ठीक है सर। लास्ट में कहता है जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन मिलती है जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है यानी विच इज नॉट एज पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे इसका बिजनेस रैशनल क्या है। ये चीज हम कहां सीखते हैं सर? यही चीज हम सीखते हैं ऐसे 550 में, कि जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन मिलती है विच इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी फॉर एग्जांपल एंटिटी ने जो सेल्स करी उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, या एंटिटी ने जो वेयर हाउस लीज पे दिया उस पर कोई कंसिडरेशन ही नहीं चार्ज करी, तो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसको देख के आपको लग रहा है व्हाट, तो आप मैनेजमेंट से पूछो व्हाई। अगर आपको लग रहा है व्हाट, तो आप मैनेजमेंट से पूछो व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रांजैक्शन, इसके पीछे का बिजनेस रैशनल क्या है। तो ये तीन चीजें आपने हमेशा देखनी है अगर आपने मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स को अवॉइड कराना है। एक तो जेई टेस्टिंग, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट, एंड एक आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जेई टेस्टिंग आपके दिमाग में आ जाएगा। बस आपने ये 540 और 550 वाली पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। 540 का पॉइंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, जहां पे भी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है। 550 में वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या ये तीनों बातें ध्यान रहेंगी? रहेंगी सर। इसके साथ हमारा ऐसे 240 का जो रिवीजन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक छोटी सी चीज और है सर, क्या? सपोज लेट से देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आपको पता है दो लेवल्स होते हैं, एक तो अजर्शन लेवल, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सर दोनों में फर्क क्या है? अजर्शन लेवल का मतलब है हम किसी पर्टिकुलर एबीसीडी की बात कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर बैलेंस शीट आइटम है जिसको बोलते हैं अकाउंट बैलेंस, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसको बोलते हैं कोई पीएनएल आइटम है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डिस्क्लोजर है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी आप बात कर रहे हो सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आपने देखा कि यार यहां पे फ्रॉड रिस्क हो सकता है, तो क्या आप कल के आए आर्टिकल को भेजोगे या एक्सपीरियंस लोगों को भेजोगे? सर हम एक्सपीरियंस लोगों को भेजेंगे। तो यू विल मेक श्योर प्रॉपर पर्सोनल यू आर असाइनिंग, एंड आप उस बंदे को सुपरवाइज कर रहे हो। सर अब सामने वाले को कितना सुपरवाइज करना है, कैसे बंदे को भेजना है, ये डिपेंड करता है सामने वाला कितना नॉलेजेबल है। सामने वाला बंदा कितना नॉलेजेबल है, स्किलफुल और एबिलिटी, ध्यान से सही सही बंदों को भेजना। ठीक है सर। अब एक ऐसी चीज बताओ जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है सर, वो है एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जब भी आप पर्सन को भेजोगे उसको बोलना कि भाई तू देख लेना एंटिटी ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रखी है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड लास्ट में सर देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है? मैनेजमेंट को लगेगा ये ऑडिटर सिर्फ एंड ऑफ द ईयर की ट्रांजैक्शन चेक करेगा, ये ऑडिटर सिर्फ एंड ऑफ द ईयर की ट्रांजैक्शन चेक करेगा। आप साल भर की ट्रांजैक्शन देख लेना, आप साल भर की ट्रांजैक्शन देख लेना, उसको लगेगा ये हाई वैल्यू आइटम सेलेक्ट करेगा, आप रैंडम सैंपलिंग कर लेना। तो यानी जो मैनेजमेंट सोच रही है उससे हटके आपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी डालनी है। आप सरप्राइज चेक्स वगैरह भी कर सकते हो। तो याद रखना सर क्या करना है हमें, आपने जो पर्सोनल भेजना है उसको बोलना है दो चीजों को इंकॉर्पोरेट करना, एक तो अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करना, ठीक है सर, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखना। तो ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तीन बातें बस समझ के चलनी है। मुझे लगता है उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सर एक बात बताओ, व्हाट अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट अजर्शन लेवल? तो ये बात मैंने आपके अडेंडम में इंक्लूड कर रखी है। अजर्शन लेवल पे सर क्या करना है, इस पे आईसीए ने एक एग्जांपल दे रखा है, बस अगर आप इस एग्जांपल को भी समझ लेते हो तो समझ आ जाएगा। अजर्शन लेवल का क्या मतलब होता है? हम किसी या तो बैलेंस शीट आइटम की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अकाउंट बैलेंस, या फिर आप किसी पीएनएल आइटम की बात कर रहे हो जिसको क्या बोलते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, या आप किसकी बात कर रहे हो नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहे हो जिसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। प्यार से हम इनको बोल देते हैं एबीसीडी। अब सर यहां पे इन्होंने जो एग्जांपल लिया वो सेल्स का लिया है।
मान लो आपको लगता है सेल्स में फ्रॉड है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, सिर्फ सेल्स को लेके फ्रॉड है, तो जब भी आपको लगता है किसी एरिया में फ्रॉड है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ने सिखाया है एडिशनल प्रोसीजर करना। क्या करना है सर? एडिशनल प्रोसीजर करने हैं। तो एडिशनल प्रोसीजर में मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल सी बात है, जिस भी एंटिटी को आप सेल कर रहे हो उस एंटिटी से क्या ले लो? एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से आप सिर्फ अमाउंट मत चेक करना कि वो डेटर कितने अमाउंट का है, आप सिर्फ सेल्स की अमाउंट नहीं चेक करोगे, आप सेल्स का जो एग्रीमेंट है, सेल्स के जो टर्म्स हैं, उन सेल्स के टर्म्स वगैरह को चेक कर लोगे। ठीक है सर। इसके अलावा मैं क्या एडिशनल प्रोसीजर कर सकता हूं? आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो जो एंटिटी के फाइनेंस और अकाउंट्स वाले लोग हैं उनको बोलो भाड़ में जाओ। जो एंटिटी के फाइनेंस और अकाउंट्स वाले लोग हैं उनको बोलो भाड़ में जाओ। जो सेल्स वाले लोग हैं ना, मार्केटिंग वाले लोग, जिनको आप बोल सकते हो नॉन फाइनेंशियल पर्सोनल, नॉन फाइनेंशियल पर्सोनल यानी सेल्स मार्केटिंग वाले लोग, उनसे आप सेल्स एग्रीमेंट और डिलीवरी टर्म समझ लो। तो सेल्स एग्रीमेंट और डिलीवरी टर्म्स हम किस किस से समझेंगे? एक तो एक्सटर्नल पार्टी जिसको सेल कर रहे हो उससे कंफर्मेशन ले लो, प्लस एंटिटी में जो नॉन फाइनेंशियल लोग हैं सेल्स और मार्केटिंग वाले, उनसे भी आप ये चीजें समझ सकते हो। ये जो पॉइंट्स हैं सर, इन पे मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी कम, बट इफ यू नो अबाउट इट यू विल बी एबल टू हैंडल एनी टाइप ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बस रीड कर लेना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसको लेके लेंगे? मैनेजमेंट से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप लोगे कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं ताकि वो फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल को लेके, फिर उन्होंने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है। 3 चीजें डिस्क्लोज कर दी हैं सर, क्या क्या? एक तो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, ठीक है सर, प्लस अगर उनको किसी भी फ्रॉड के बारे में पता है। अब सर 2 तरीके के फ्रॉड इन्होंने बताए हैं। पहला फ्रॉड जिसमें मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है या मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज खुद इन्वॉल्व हैं, इस तरह के फ्रॉड के बारे में उन्होंने बता दिया है, ठीक है सर। या फिर ऐसा फ्रॉड जिसके बारे में मैनेजमेंट को ही किसी और ने बताया, ऐसा फ्रॉड जिसके बारे में मैनेजमेंट को ही किसी और ने बताया, यानी एनी फ्रॉड अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बारे में कम्युनिकेट किया तो एम्प्लॉइज ने या पुराने एम्प्लॉइज ने या किसी बाहर के एनालिस्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटी या अदर पार्टी ने। तो ये 4 चीजों को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इस पे आपके पास कहीं ना कहीं एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो बस समझना सर किस किस चीज को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, फिर से बोलो, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट एंड नॉलेज अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड। पहला फ्रॉड जिसमें खुद मैनेजमेंट या उसके एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है, इंटरनल कंट्रोल वाले, या ऐसा फ्रॉड जो मैनेजमेंट को खुद किसी और ने बताया, यानी किसी एम्प्लॉय ने बताया, किसी फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया, या बाहर वाले किसी रेगुलेटर और एनालिस्ट ने बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसे 240 रिवीजन। यहां आपका एसे 240 का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है एंड यू कैन से पार्ट नंबर 1 इज डन डनाडन डन। तो मुझे लगता है रिवीजन करके कहीं ना कहीं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में सीखे थे वो आपके रिकॉल हो गए, रिवाइज हो गए। अब अगर आप 15 से 20 मिनट भी लगा लेते हो इस ऐसे के साथ तो आपको एक बढ़िया संतुष्टि मिल जाएगी एंड ट्रस्ट मी जितने भी क्वेश्चंस है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या कुछ भी नहीं है, रिस्क फैक्टर्स रिगार्डिंग फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। जितना आईसीए का ट्रेंड अभी तक दिख रहा है, आईसीए उस पर एक डायरेक्ट रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। तो अगर आपने वो रिस्क फैक्टर्स भी समझ लिए, यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज रिवीजन। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, क्या? स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अभी से ही ऐसा फील करना शुरू कर दो जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो। सी एवरीथिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ट्रस्ट मी, वो जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना चीजों को कवर करते वक्त, चीजों को पढ़ते वक्त, उसी कॉन्फिडेंस से सारी चीजें धीरे धीरे हौले हौले बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी की हाँ बस अब मैं जल्दी सीए बनने वाला हूं। सो कीप गोइंग लाइक दिस। चेहरे पे वो मुस्कान बनाए रखें बिकॉज खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।